प्रीति राठी एसिड मर्डर केस 2013। 2013 का वो केस जिस पे पूरा देश रोया था। आपने हैवानियत की दर्जनों कहानी सुनी होगी, पर यह कहानी सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे। इस केस पर सुनवाई कर रही वकील ने इस केस को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। आखिर इस केस में हुआ क्या था, चलिए शुरू से अंत तक जानते हैं। तारीख थी 1 मई 2013। सभी के लिए यह तारीख आम दिन की तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बहुत खास था। उस दिन पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी और उसे इतनी खुशी थी क्योंकि उसने जो कारनामा कर दिखाया था उस पर उसके पूरे घर वालों को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी, इसलिए उसने तैयारी भी की थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली थी। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई और सफल भी हुई, जिससे वह इंडियन नेवी में नर्स बन गई। अभी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और अब प्रीति को मुंबई में स्थित कोलाबा के नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। चूंकि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली के बाहर जा रही थी, इसीलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा टर्मिनस के लिए पकड़नी थी। अपने तय समय पर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। प्रीति और उसके परिवार वाले ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी। इसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया था और कैप पहने हुए था। वह किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वह कभी टॉयलेट की तरफ जाता और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता और बार बार प्रीति को झांकता। यह बात प्रीति के परिवार ने भी नोटिस की थी। अब तारीख 2 मई 2013 हो चुकी थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाती है और प्रीति और उसके परिवार वाले ट्रेन से उतर जाते हैं। प्रीति थकी हुई थी, इसलिए वह धीरे चल रही थी, पर उसके पापा और चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे, इसलिए उसने भी अब तेज चलना चालू कर दिया था। पर अचानक वह महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति के कदम अचानक रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उस पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले वह लड़का एक डब्बा निकालता है और अगले पल उस डब्बे में से प्रीति के चेहरे पर कुछ फेंक देता है और उसके बाद प्रीति जोर से चिल्लाना चालू कर देती है। इससे उसके परिवार वाले दौड़कर उसके पास आते हैं और पैसेंजर भी उसके पास आते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि किसी ने उस पर एसिड फेंक दिया है। तभी एक पैसेंजर कहता है कि इसे अस्पताल लेके जाना चाहिए और तब प्रीति के पापा कहते हैं, हम उस शहर में नए हैं, हमें यहाँ अस्पताल नहीं पता। तो वह कहता है, मैं आपकी मदद करता हूँ, चलिए। और वो लोग प्रीति को अस्पताल लेके चले जाते हैं और गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवा देते। इधर वह नकाबपोश लड़का जब प्रीति पर तेजाब फेंक के जाता है तो प्रीति के पास खड़ा समीर शेख नाम का युवक समझने की कोशिश करता है कि अचानक से क्या हुआ है। तभी समीर के ऊपर भी तेजाब की चिटके लगते हैं, तो वह समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। तभी वह अपने 2 साथी सलमान और समीम को कहता है कि पकड़ो इसे, और यह तीनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर वह उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। पर समीर, सलीम, सलमान यह तीनों ही आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इधर पुलिस आकर जांच चालू कर देती है और समीर शेख से पूछताछ कर बयान लेती है। इधर प्रीति की हालत गंभीर होने पर उसे मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। पुलिस प्रीति का बयान लेने मसीना हॉस्पिटल पहुंच जाती है, पर घाव गहरे होने के कारण उसकी आवाज चली जाती है, पर उसका जज्बा और हिम्मत अभी भी जारी था। उसने लिखने का इशारा कर पेन और पेपर पर लिखकर माता पिता से बात करने लगी और इधर
एसिड अटैक की खबर पूरे देश में फैल गई और बहुत सारे प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर गुनहगारों को पकड़ने की मांग करने लगे। पुलिस पर बहुत दबाव आने के कारण स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों से अपराधी का एक स्केच बनवाया गया। पर इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। इस बात की जानकारी तनु अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है और अमर सिंह राठी इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। यह जानकारी हाथ लगने के बाद पुलिस वह स्केच जो गवाहों के आधार पर बनाया गया था वो प्रीति को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इसे पहचानती हो। इसके जवाब में प्रीति 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से एक है। चूंकि पवन ने फोन करके प्रीति के बारे में पूछा था और प्रीति ने भी उसका नाम लिखा था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश करना चालू कर देती है। कुछ दिन बाद 9 मई 2013 को पवन कुमार को पुलिस पकड़ लेती है और फिर जनता में भी काफी आक्रोश आता है। इधर प्रीति की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। वहां पर भी प्रीति को वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रहना पड़ता है, लेकिन अंततः 1 जून 2013 को प्रीति की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद प्रीति के बॉडी को दिल्ली लाया जाता है, पर परिवार वाले अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं क्योंकि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसलिए एक प्रदर्शन रैली भी निकाली जाती है जिससे सरकार सीबीआई जांच का आश्वासन देती है, जिससे प्रीति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने भी पवन कुमार को गिरफ्तार किया था, पर समस्या यह थी कि कोई भी सुराग पवन के खिलाफ नहीं मिल रहा था। इसी बीच प्रीति के पिता अपने दोस्त से पता लगवाते हैं कि 2 मई 2013 को यानी घटना वाले दिन पवन मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह तो रोहतक में था। और बाद में पुलिस भी पवन की कॉल हिस्ट्री से पता लगाती है तो पता लगता है कि वह सच में रोहतक में था। इसके बाद प्रीति के पिता कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मामले की जांच सीआईडी से होनी चाहिए क्योंकि पुलिस जांच सही से नहीं कर रही थी, और कोर्ट मामले की जांच सीआईडी को सौंप देती है। केस हाथ में आते ही सीआईडी प्रीति के घर दिल्ली जाती है और कुछ जानकारी जुटाती है और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। और रिश्तेदार से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार बताती है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसी के बाद अंकुर पवार ने उसे अंजाम भुगतने को कहा था। यह एक बड़ा सबूत था, इसीलिए सीआईडी अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई को तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाता है। इसके अलावा सीआईडी को अंकुर के हाथ में एसिड से जलने के निशान दिखते हैं। इसके बाद 17 जनवरी 2014 को सीआईडी अंकुर को मुंबई ले आती है और कड़ी पूछताछ के बाद अंकुर कबूल कर लेता है कि उसने ही प्रीति पर एसिड फेंका था। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए जे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद अंकुर से पूछताछ की जाती है, जिसमें वह बताता है कि वह प्रीति से शादी करना चाहता था, पर वह उससे शादी करना नहीं चाहती थी। इधर उसकी इंडियन नेवी में नौकरी भी लग जाती है और अंकुर को पता लगता है कि वह 1 मई 2013 को मुंबई के लिए रवाना होगी, इसलिए वह भी उसके पीछे जाता है। पर उसका इरादा ट्रेन में ही एसिड फेंकना था, पर ज्यादा भीड़ होने के कारण वह असफल रहा। वैसे वह सुबह 4 बजे ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा हुआ था कि प्रीति जब टॉयलेट करने आए तो वह उस पर एसिड फेंक सके, पर प्रीति वहां पर नहीं आई, इसलिए उसने स्टेशन पर मौका देखकर उस पर एसिड अटैक किया था। अंत में उसे 2016 को फांसी की सजा सुनाई गई, पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे बदलकर उम्र कैद की सजा कर दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।